जिस राज्य में विधान परिषद है, वहां के कुछ मुख्यमंत्री उच्च सदन के ही सदस्य होना पसंद करते हैं। इस बार योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने की खबर पर सन 1971 के उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिभुवन नारायण सिंह की याद आ गई। नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं अपनी पसंदीदा सीरीज हमारे मुख्यमंत्री। इनकी कहानी शुरू हुई है वाराणसी से। इनका जन्म 8 अगस्त 1904 को हुआ। इन्होंने पहली बार 1952 में चंदौली से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। 1957 के चुनाव में उन्होंने इसी सीट से दिग्गज समाजवादी पार्टी नेता राम मनोहर लोहिया को हराया था। 60 के दशक में वो केंद्र सरकार में उद्योग और फिर लौह और इस्पात मंत्री रहे। दरअसल यूपी में साल 1969 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के चंद्रभानु गुप्ता प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन साल भर के भीतर उन्हें भारतीय क्रांति दल के चौधरी चरण सिंह के लिए अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी थी, जैसा कि हम आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं। हालांकि चरण सिंह 7 महीने ही सीएम के पद पर थे। बहुमत खोने के बाद उन्होंने विधानसभा भंग कर देने की सिफारिश की थी, लेकिन राज्यपाल बी गोपाल रेड्डी ने उनकी सिफारिश नहीं मानी और इस्तीफा देने को कहा। आखिरकार 17 दिन के राष्ट्रपति शासन के बाद त्रिभुवन नारायण सिंह को संयुक्त विधायक दल के नेता के तौर पर 18 अक्टूबर 1970 को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। उन्हें भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। उस समय सदन में उनके समर्थकों की संख्या 257 थी। त्रिभुवन नारायण सिंह को चौधरी चरण सिंह का समर्थन प्राप्त था। तब त्रिभुवन नारायण सिंह राज्यसभा के सांसद थे, यानी उत्तर प्रदेश विधानसभा के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक टीएन सिंह हालांकि चरण सिंह के आदमी नहीं थे, लेकिन वे अकेले ऐसे नेता थे जिन्हें सीएम बनाए जाने पर चरण सिंह को कोई शिकायत नहीं थी। यानी दिलचस्प बात ये थी कि त्रिभुवन नारायण सिंह के मुख्यमंत्री बनने की कहानी ये थी कि उन पर किसी के भी आदमी होने का टैग नहीं था। मतलब ये कि वो किसी के भी यश मैन नहीं थे। राजनीतिक पुस्तक एन इंडियन पॉलिटिक्स लाइफ चरण सिंह एंड कांग्रेस पॉलिटिक्स में लिखे एक चैप्टर के मुताबिक 1971 के लोकसभा चुनाव से पहले इंदिरा गांधी ने भारतीय क्रांति दल की कांग्रेस में विलय का प्रस्ताव रखा था। वो बीकेडी को लोकसभा में 30 सीट देने के साथ चरण सिंह को सन 1974 तक मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार थी, लेकिन चरण सिंह ने इस प्रस्ताव को इस आधार पर नामंजूर कर दिया था कि वो टीएन सिंह के समर्थन का वादा कर चुके हैं और अब उनके वादे से मुकर नहीं सकते। यूपी के वर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ सांसद का चुनाव जीत गए थे, इसलिए उन्होंने गोरखपुर की मानीराम की सीट से इस्तीफा दे दिया था। त्रिभुवन नारायण सिंह ने इस सीट से विधानसभा उपचुनाव लड़ने का फैसला किया। त्रिभुवन नारायण सिंह अपनी जीत के प्रति इतने आश्वस्त थे कि वो एक बार भी अपने चुनावी क्षेत्र में वोट मांगने नहीं गए। बिहार के नेता कर्पूरी ठाकुर को त्रिभुवन नारायण सिंह के चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दी गई थी। आमतौर से प्रधानमंत्री उपचुनाव में प्रचार करने नहीं जाता, लेकिन मार्च 1971 में विधानसभा उपचुनाव में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कांग्रेस के उम्मीदवार रामकृष्ण द्विवेदी के समर्थन में प्रचार करने मानीराम पहुंची थी। हालांकि इसकी वजह थी कि कांग्रेस का बंटवारा हो चुका था और त्रिभुवन नारायण सिंह मोरारजी देसाई और चंद्रभानु गुप्ता के समर्थक थे, इसलिए इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कि टीएन सिंह विधानसभा का चुनाव जीतकर विधायक बने। दरअसल इस उपचुनाव की शुरुआत से ही त्रिभुवन नारायण सिंह की जीत की अटकलें लग रही थी। अचानक इंदिरा गांधी की चुनावी सभा में कुछ लोगों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, जिसकी वजह से चुनावी हवा पूरी तरह से टीएन सिंह के खिलाफ हो गई। तब एक अखबार में बतौर संवाददाता रहे रामकृष्ण द्विवेदी ने सीएम त्रिभुवन नारायण सिंह को करीब 15,000 वोटों से हराया था। ये पहला मौका था जब कोई सीएम इस तरह उपचुनाव हारा हो। चुनाव परिणाम तब आया जब सदन में राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था। टीएन सिंह ने भाषण के बीचों बीच ही अपने इस्तीफे का ऐलान करके सबको चौंका दिया। 1969 में महंत अवैधनाथ इसी सीट पर रामकृष्ण द्विवेदी को करीब 3,000 वोटों से हराया था। गोरखपुर में मानीराम विधानसभा क्षेत्र अब अस्तित्व में नहीं था, पर इसी मन के बाद अब इसका क्षेत्र गोरखपुर सदन और पिपराइच विधानसभा का हिस्सा बन चुका था। खैर जो भी हो, आखिर इस पर उपचुनाव के नतीजे ने इंदिरा गांधी के पक्ष में चुनावी हवा में अहम भूमिका निभाई। मानीराम उपचुनाव के कुछ सप्ताह बाद ही लोकसभा के चुनाव हुए, जिसमें इंदिरा गांधी ने भारी जीत दर्ज की। जिसके बाद इंदिरा गांधी ने एक तरफ बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तो दूसरी तरफ राजाओं के प्रीवी पर्स बंद करने का ऐलान किया। उनके गरीबी हटाओ के नारे को इस चुनाव के नतीजे से बहुत बल मिला और पूरे प्रदेश में इंदिरा गांधी का असर साफ दिखाई दिया। आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही, पर आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें। अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।
अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.batenyup.com पर विजिट कर सकते हैं। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।